वेलकम 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 एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है सबके? मैं एकदम बढ़िया। मेरी स्पीड आज ये रहने वाली है क्योंकि आरटीबी बड़ी है और हमने सारा कवर करना है और टाइम कम है, तो हम अपने फॉर्मेट के हिसाब से कवर करेंगे। आज एमसीक्यू पोर्शन कवर होगा और अगले पार्ट्स में सब्जेक्टिव पोर्शन कवर होगा। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करो या कमेंट सेक्शन में डालो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो एमसीक्यू पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। Mr. X is engaged in the business of supplying FMCG to the customers as well on retail as well as on wholesale basis. X has head office in Delhi and branches in Rajasthan and Madhya Pradesh. It is registered under GST in all the three states. As such कुछ फायदेमंद नहीं जी। दिल्ली में हेड ऑफिस है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ब्रांचेस है और तीनों जगह रजिस्ट्रेशन ले रखी है। ठीक है जी। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, एक बार क्वेश्चन पढ़ ले, क्या क्वेश्चन है? The opening balance of ITC of X in the state of Delhi, Rajasthan and Madhya Pradesh is nil. ठीक है, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है ITC का। Further there is no other transaction. जो ट्रांजैक्शन मेंशन्ड है सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस है। Subject to the information given below, assume all the other conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. Conditions for necessary conditions for availing ITC, कौन सा सेक्शन था? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सेक्शन 16। सेक्शन 16 में अगर कंडीशन सारी फुलफिल हो गई हैं तो आपको ITC मिल जाएगा। तो जो कि यहाँ पे बोला हुआ है, प्रीज्यूम किया गया है कि सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो जहाँ जहाँ एलिजिबल ITC मिलेगा, मिलना होता है वहां पे मिलेगा। ठीक है। ऑल द अबव ट्रांजैक्शन आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी wherever applicable। तो जीएसटी के रेट रखे इंटरेस्ट 9%, 9%, 18% IGST अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर स्पेसिफिकली कहीं बोला हुआ है कि अलग रेट है तो वहां पे वो अलग रेट लेंगे, अदरवाइज हर जगह 9, 9, 18% लेना है जी। ठीक है जी। आओ शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शन है, एक एक करते चलेंगे। जनवरी मंथ की बात हो रही है। एक्स सप्लाइड गुड्स टू इट्स एजेंट ए फ्रॉम इट्स फैक्ट्री लोकेटेड इन राजस्थान। ठीक है जी। एक्स ने एजेंट को सामान बेचा। ठीक है, राजस्थान वाली ब्रांच से। A sold them to unrelated wholesalers in the state of Rajasthan by issuing an invoice in his own name. Issuing an invoice in his own name मतलब अगर एजेंट अपने नेम में इशू कर रहा है इनवॉइस, तो मतलब वो एजेंट की डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है, और एजेंट की डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है तो रूल 29A लग जाएगा। यहाँ पे रूल 29 लग जाएगा। The goods of like kind and quality were sold by A to unrelated customers for 1 lakh. ठीक है। A also purchased goods of like kind and quality from another independent supplier for 80,000 on the same day. तो रूल 29 क्या कहता है, पहले तो मुझे ये समझाओ। आ जाओ ऊपर आ जाओ। रूल 29 क्या कहता है? रूल 29 की कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू कैसे होती है? या तो आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, या तो आप 90% ऑफ प्राइस टू ले लो। व्हाट इज प्राइस टू? जब एक्स ने एजेंट को बेचा, एजेंट ने कस्टमर को बेचा, तो जो एजेंट ने कस्टमर से लिया दैट इज प्राइस 2, और जो एक्स ने एजेंट से लिया दैट इज प्राइस 1। समझ रहे हो? तो हमारे केस में एजेंट ने जो कस्टमर से रिकवर करा दैट इज प्राइस 2। तो प्राइस 2 का 90%। तो रूल 29 के हिसाब से अगेन ओपन मार्केट वैल्यू या 90% ऑफ प्राइस 2। तो ओपन मार्केट वैल्यू दी हुई है क्या? यहाँ दे रखी 80,000 और 90% ऑफ द प्राइस 2। प्राइस 2 क्या था? 1 लाख। जो एजेंट ने कस्टमर से लिया, कस्टमर ने कितना लिया? कस्टमर से कितना लिया? 1 लाख। 1 लाख का 90% कितना हो गया? 90,000। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन है, 80,000 या 90,000, ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है जी, चलो आगे चलें। X appointed a consultancy firm, Rudra Consultancy, registered in Rajasthan, to incorporate a new company and to undertake all the legal formalities for the incorporation of the company for the agreed consideration of 35,000। ठीक है, 35,000 उसने हमसे लिए हैं। रुद्र कंसल्टेंसी पेड द लीगल फीस ऑफ 15,000 टू द रेलेवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब एमसीए के अगर पोर्टल पे रजिस्टर कर रहा है तो 15,000 तो उसने वहीं भर दिए। During the process of incorporation, the GST invoice was issued by Rudra Consultancy on X branch in Rajasthan for an amount of 35,000 without any breakup। ब्रेकअप ही नहीं दिया कि हमने, अगर उसने इनवॉइस के अंदर शो कर रखा होता कि हमारी फीस इतनी है और 15,000 हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे दिए, तो हम सिर्फ उसकी फीस पे जीएसटी लगाते हैं। लेकिन उसने कोई ब्रेकअप नहीं दिया तो जीएसटी पूरे 35,000 पे लगेगा। ठीक है, जीएसटी पूरे 35,000 पे लगेगा। चलो, एक्स imported certain digital data warehousing services from Amazon Incorporation located in USA. The amount charged by Amazon Incorporation was 5 लाख। ठीक है जी, हमने कोई डिजिटल डेटा वेयरहाउसिंग सर्विसेज ली है अमेज़न इनकॉर्पोरेशन से जो यूएसए में लोकेटेड है। हम बाहर की कंपनी से सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये क्या हुआ? इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस हुआ। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस हुआ, लेकिन उसके लिए कंडीशन देखनी पड़ेगी। आगे चलो। 5 लाख रुपीस की कंसिडरेशन है, मतलब कंसिडरेशन तो है। द सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है, तो मतलब पर्सनल पर्पस के लिए है। पर्सनल पर्पस के लिए है तो मतलब आईटीसी नहीं मिलेगा। पता ना, सेक्शन 16 की कंडीशन याद है ना? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए, पर्सनल पर्पस के लिए आईटीसी नहीं मिलेगा। कंसिडरेशन है तो सप्लाई तो बन जाएगी। ठीक है।
द ट्रांजैक्शन वाज बिल्ड टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ राजस्थान। अच्छा जी ठीक है, यही था अभी तो, आगे चलो। मिस्टर एक्स इंपोर्टेड सर्टेन ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज, फिर से इंपोर्टेड, फिर से इंपोर्ट ऑफ सर्विस का क्वेश्चन ही है। X imported certain online gaming services from Balibaba Incorporation located in China. The services were provided to X on free of cost basis. यहाँ पे कंसिडरेशन भी नहीं है, कंसिडरेशन कैंसिल, कंसिडरेशन नहीं है यहाँ पे। The open market value of such services was 1 lakh. The services was also for personal consumption. यहाँ पे भी जो सर्विसेज ली गई हैं वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए है। तो पर्सनल कंजम्पशन मतलब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए भी नहीं है, कंजम्पशन के लिए नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, तो सप्लाई नहीं बनती। सप्लाई नहीं बनती तो जीएसटी का तो सवाल ही नहीं उठता। ये वाले इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई ही नहीं बनती क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। सप्लाई बनने के लिए एबीसी का फॉर्मूला चाहिए ना। चलो, मध्य प्रदेश ब्रांच ऑफ एक्स परचेज गुड्स वर्थ 15 लाख लायबल टू जीएसटी एट 5% फ्रॉम द मध्य प्रदेश डीलर एंड प्रोक्योर्ड सर्टेन इनपुट सर्विसेज। मतलब इसने गुड्स खरीदे 15 लाख के जिसपे 5% जीएसटी लगता था। उसके बाद इसने सर्विसेज ली 5 लाख की जिसपे 28% जीएसटी लगता था। उसके बाद सेम मंथ में बाद में सेल करी है 18 लाख की जिसपे जीएसटी 5% लगता है। तो एक बार इसका जरा डायग्राम बना लें। आप इधर आ जाते तो सही रहता, इधर आ जाओ। ठीक है जी, ठीक है जी। ये है मिस्टर एक्स, इसने गुड्स लिए कितने, 15 लाख के। 15 लाख के लिए कितने परसेंट पे, 5% पे गुड्स है। उसके बाद सर्विसेज भी ली हैं 5 लाख की जो कि 28% पे लायबल है। ठीक है, सर्विसेज ली हैं 5 लाख की 28% पे लायबल है। फिर सेल करी है, कितने की सेल करी है जी, 18 लाख की सेल करी है 5% पे। 18 लाख की सेल एट द रेट 5% पे। मेरे को एक बात बताओ कि ये रेट 28% का इन्वर्ट आ रहा है और सेल आउटवर्ड जो है 5% की, तो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बन गया ना। ये तो इन्वर्टेड बन गया स्ट्रक्चर जी। नहीं, गलत। सिर्फ गुड्स के केस में होता है, अगर बताओ तो सिर्फ इनपुट के केस में होता है, इनपुट सर्विस इंक्लूड नहीं होती इन्वर्टेड स्टेज में। तो अगर हम इसको सिर्फ अगर इन्वर्टेड देखना है तो हम इसको छुपा दें, इसको छुपा दो जी, ये नहीं देखना जी। ठीक है, तो हमने गुड्स खरीदे 5% पे, गुड्स खरीदे 5% पे, सेल करे 5% पे, 5% का इनपुट आ रहा है, 5% का आउटपुट जा रहा है, तो किस बात का इन्वर्टेड स्ट्रक्चर नहीं है जी, इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर नहीं है ये। ठीक है, चलो। राजस्थान ब्रांच पेड द स्पॉन्सरशिप फीस। स्पॉन्सरशिप सर आरसीएम स्पॉन्सर, या तो आरसीएम हो जाएगा या एग्जाम हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं। राजस्थान ब्रांच पेड द स्पॉन्सरशिप फीस ऑफ 5 लाख टू गंगा सॉल्यूशंस रजिस्टर्ड इन राजस्थान फॉर द एंटरटेनमेंट इवेंट। एग्जाम सिर्फ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में तब होता है जब हम स्पोर्ट्स के केस में कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट है तो एग्जाम तो नहीं होने वाला है, तो आरसीएम लगने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंटरटेनमेंट इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय गंगा सॉल्यूशंस इन हरियाणा। आरसीएम लग जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं रखा है। आरसीएम लगेगा, यस। आरसीएम नहीं लगेगा, थप्पड़ मारो अपने मुंह पे, आरसीएम नहीं लगेगा। आरसीएम स्पॉन्सरशिप फीस के केस में सिर्फ तब लगता है जब हम या तो पार्टनरशिप जो पे कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप फी, वो या तो पार्टनरशिप फर्म है या तो बिजनेस एंटिटी है। हम किसका क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हम मिस्टर एक्स का पढ़ रहे हैं। मिस्टर एक्स कौन है, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल के केस में आरसीएम है ही नहीं, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में पे होगा, ये एनसीएम में जाएगा, मतलब गंगा सॉल्यूशन पे करेगी। समझ आई। आरसीएम नहीं लगना है यहाँ पे, इंडिविजुअल है। आरसीएम सिर्फ पार्टनरशिप और बिजनेस एंटिटी के केस में लगता है। चलो क्वेश्चन में आ जाए। In respect of goods supplied by X to its agent in Rajasthan, the value of supply should be, ये तो हमने पहले कर लिया था, 80,000 और 90,000, वो हमारे ऑप्शन पे है। चलो, GST is payable on service of incorporation of the company provided by the रुद्र कंसल्टेंसी। जो रुद्र कंसल्टेंसी से 35,000 लिए थे, 35,000 पे पूरे पे जीएसटी लगना है ना। तो अगर हम जीएसटी पे कर रहे हैं तो आउटवर्ड सप्लाई के लिए कुछ ऐसा इनएलिजिबल तो नहीं है, 17(5) के अंदर ब्लॉक तो नहीं है, नहीं है जी। तो जो हम जीएसटी पे करेंगे उसका आईटीसी भी मिल जाएगा। तो 35,000 का 18% कितना हो गया, 18% कैसे लगाया, हाँ तो 18% लगेगा, कुछ दिन रखा। 35,000 का 18% हो गया 6,300, तो 6,300 एंड फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ दिस अवेलेबल टू एक्स। आईटीसी मिल जाएगा ना, इसमें कुछ ब्लॉक्ड है। अगर हम किसी कंसल्टेंसी चार्जेस पे पे करते हैं जीएसटी, कहीं दिया हुआ है ब्लॉक सर्विसेज में, नहीं दिया हुआ, कहीं एलिजिबल बोला हुआ है, नहीं बोला हुआ, कहीं एग्जम्पशन है, नहीं है, तो मतलब फुल आउटपुट टैक्सेबल पे हो रहा है, तो इसका आईटीसी मिल जाएगा 6,300 पे।
चलो, which of the following statement is true in respect of import of digital data warehousing services and online gaming services? ठीक है, आ जाओ एक बार देखने क्या था। ये सप्लाई था लेकिन आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि पर्सनल पर्पस के लिए है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है। वैसे इसमें पे कौन करेगा? अगर एक बंदा बाहर बैठा है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करी है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस किस में आती है, फॉल करती है? आरसीएम में फॉल करती है जी, करती है कि नहीं करती है? एक बंदा बाहर बैठा है, वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर ऑर्डर की सर्विसेज होती तो हम इसको जरूर बोलते हैं कि ऑर्डर की सर्विस है, और हम अगर अनरजिस्टर्ड हैं तो देखो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बंदा है और हम पर्सनल पर्पस के लिए उससे एक सर्विसेज ले रहे हैं, तो इस केस में आरसीएम लगेगा, हमें टैक्स पे करना है क्योंकि हम रजिस्टर्ड हैं, हमें टैक्स पे करना है। ठीक है जी, लेकिन आईटीसी नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर्सनल पर्पस के लिए कोई आईटीसी नहीं है। सेक्शन 16 की कंडीशन वायलेट हो जाएंगी, तो फुल आईटीसी विल बी अवेलेबल जी नहीं। अलीबाबा और अमेजोन को रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी जी नहीं। आईजीएसटी मिल जाएगा, अंडर रिवर्स चार्ज पे करना है, बिल्कुल ठीक है। एंड नो आईटीसी इज अवेलेबल, अभी तक के लिए ठीक लग रहा है। नो जीएसटी तो पे करना है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पॉन्सरशिप फी पेड बाय राजस्थान ब्रांच टू गंगा सॉल्यूशन? मैंने क्या बोला था, अगर बिजनेस एंटिटी होती या पार्टनरशिप फर्म होती तो आरसीएम में पे कर रहे होते हम, लेकिन हम इंडिविजुअल है तो फॉरवर्ड चार्ज में पे होगा, तो मतलब गंगा सॉल्यूशन ही पे करेगा। कितना था एक बार देख लें, चार्जेस क्या थे। 5 लाख को दिए तो 5 लाख का 18% गंगा सॉल्यूशंस पे करेगा। एक्सेस लायबल नहीं जी, गंगा सॉल्यूशन इज लायबल, एक्सेस लायबल, तो ये वाले ऑप्शन तो हट गए दोनों, बचे बीओडी। गंगा सॉल्यूशन इज लायबल टू पे एन आईजीएसटी ऑफ 90,000, गंगा सॉल्यूशन इज पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ 45,000। राजस्थान का ये आई थिंक वो भी, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। राजस्थान ब्रांच ने गंगा सॉल्यूशन को दिया, ठीक है ठीक है। एंटरटेनमेंट इवेंट, एंटरटेनमेंट इवेंट भाई, तो जहाँ सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं वो तो सीजीएसटी एसजीएसटी में पे करेंगे ना, तो ये रहा एंटरटेनमेंट सर्विसेज जहाँ पे प्रोवाइड हो रही है। ठीक है जी। कंप्यूट द नेट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ एक्स इन मध्य प्रदेश एंड अमाउंट ऑफ आईटीसी रिफंड इफ अवेलेबल टू एक्स। तो हमने वो जो स्ट्रक्चर बनाया था ये रहा, इसमें देखें रिफंड तो नहीं मिलने वाला है क्योंकि इन्वर्टेड रेट बढ़ नहीं रहा, क्योंकि हम गुड्स को कंसिडर करते हैं सिर्फ, और गुड्स 5% पे ही आ रहे हैं और सेल भी 5% पे हो रहा है, तो इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। तो एक बार देख लें हम इसका, कहाँ बनाए कहाँ बनाए कहाँ बनाए, यहाँ बना दे, आउटवर्ड बना दे। आउटवर्ड है 18 लाख, 5% पे 2.5% कर दें, 45,000 और 15 लाख पे 5% है जी। गुड्स के केस में आईटीसी मिल जाएगा आपको 37,500 और सर्विसेज का 5 लाख पे 28%। तो ये आ गया 60 to 500। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो, तो ये हमें आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इसका रिफंड नहीं मिलेगा, ये आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। क्लियर है? ये अगले मंथ फिर से यूज हो सकता है आउटवर्ड लायबिलिटी के अगेंस्ट। तो क्या कह रहा है, नेट जीएसटी लायबिलिटी बनी जीरो है, जीएसटी लायबिलिटी, नेट जीएसटी लायबिलिटी इज एलिजिबल रिफंड अमाउंट इज, अरे रिफंड नहीं मिलेगा, नेट जीएसटी लायबिलिटी इज निल एंड नो रिफंड इज अवेलेबल। ठीक लग रहा है, नेट जीएसटी पाएबल इज निल, रिफंड नहीं मिलेगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी, चले आगे। हाँ जी, चले आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, धूमकेतु रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन विरार महाराष्ट्र इज अपॉइंटेड एज डेल क्रेडिट एजेंट बाय बिग बैंग लिमिटेड। ठीक है जी, एक बिग बैंग लिमिटेड है, इसने धूमकेतु को एज एन एजेंट अपॉइंट किया। ठीक है जी। He sells shoes to his customers locally within the same state. Big Bang is also registered in Maharashtra। ठीक है, ये भी महाराष्ट्र का, ये भी महाराष्ट्र का, और ये जो आगे बेचता है ये भी महाराष्ट्र में ही बेचता है। ठीक है जी। During the current financial year, Big Bang Limited supplied taxable goods worth 9.5 crores, whose open market value is 9.82 crores from its Navi Mumbai unit in Dhumketu। पहले मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे एक मेंशन है डेल क्रेडिट एजेंट। डेल क्रेडिट एजेंट कौन से होते हैं? ये वो एजेंट होते हैं जो अपने सप्लायर को पेमेंट गारंटी करते हैं, और एडिशनल फीचर इनका ये होता है कि अपने कस्टमर्स को भी लोन ग्रांट करते हैं छोटे छोटे पेमेंट के लिए, और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इनके यहाँ से दोनों तरफ से इनकम होती है, और उनको फायदा क्या होता है,
ये सप्लायर को गारंटी करने का पेमेंट, इनको कमीशन रेट जो होता है वो बाकी एजेंट्स के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो ये डेलिकेट एजेंट होते हैं। चलो, तो ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर बिग बैंग लिमिटेड सप्लाइड टैक्सेबल गुड्स 9.5 और ओपन मार्केट वैल्यू थी उनकी 9.82। ठीक है जी। नवी मुंबई महाराष्ट्र से धूमकेतु को मिला है। धूमकेतु फर्दर इसने सेल करी है 10.10 करोड़ की बाय रेजिंग इनवॉइसेस यूजिंग हिज ओन जीएसटीएन। अपने नेम पे बोल रहा है, अपने इनवॉइस पे बना रहा है, तो मतलब एजेंट की डेफिनेशन पास करता है। ठीक है जी। धूमकेतु हैज रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ 65 lakhs फ्रॉम बिग बैंग लिमिटेड। अच्छा ठीक है, तो धूमकेतु की इनकम हो गई, यहाँ से इनको मिली 65 lakhs की। ठीक है जी, 65 lakhs की। एंड हैज गारंटेड द पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सच गुड्स फ्रॉम कस्टमर टू बिग बैंग लिमिटेड। ठीक है, वही गारंटी करा है। धूमकेतु हैज आल्सो प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस, मैंने कहा था ना कस्टमर्स को भी देते हैं लार्जर क्रेडिट पीरियड टू कस्टमर्स, जहां से इसको इंटरेस्ट मिली है 25 लाख की। 25 लाख की इंटरेस्ट भी मिली है जी, इंटरेस्ट मिली है और 65 लाख की कमीशन मिली थी। ठीक है जी। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ बिग बैंग लिमिटेड एंड धूमकेतु फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। दोनों का सप्लाई निकालनी है। मेरे को एक बात बताओ, ये अगर एजेंट है तो मतलब ये सप्लाई इसको करेगा और ये इसको करेगा, तो यहाँ पे रूल 29 फिर से लगता है, वही ऊपर वाला क्वेश्चन रूल 29 लग रहा है। हम तो फिर इसमें क्या चेक करेंगे, या तो ओपन मार्केट वैल्यू या 90% ऑफ प्राइस टू। प्राइस टू मैंने वही बताया था जो एजेंट कस्टमर से रिकवर करता है। तो ओपन मार्केट वैल्यू तो दी हुई है, ओपन मार्केट वैल्यू है जी आपकी 9.82 करोड़, 9.82। या दूसरा ऑप्शन क्या है, उसने आगे 10.10 लिया, इसका 90%, 10.10 का 90%, ये हो गया 9.09, 9.09। अभी हमारे पास ऑप्शन है, या हम 9.82 ले सकते हैं, 9.09, दोनों ऑप्शन है। ये हो गई किसकी सप्लाई, ये हो गई हमारी बिग बैंग की सप्लाई, ये इसकी सप्लाई हो गई। उसने धूमकेतु की पूछी है, तो एक तो ये कमीशन मिल गया, 25 लाख मिल गया, और जो एक कस्टमर से रिकवर कर रहा है, कस्टमर से कितना दे रहा है 10.10, है ना, तो कितना हो गया 10.10 प्लस 65 लाख प्लस 25 लाख, 11 करोड़, 11 करोड़। इसका दो है 9.82 या 9.09, और इसका 11 करोड़। क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, assuming that both of them wish to adopt minimum value of supply। तो बिग बैंग के केस में दो ऑप्शन है, इसमें से मिनिमम कौन सी, 9.82 की 9.09, 9.09, तो 9.09 इसकी सप्लाई हो गई और इसकी 11 करोड़। इसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, इसकी तो फ्लैट वैल्यूज हैं, तो 9.09 और 11 करोड़ ये आंसर है जी। ठीक है, आगे चलो। Which of the following activity is liable to GST? इंडिविजुअल एक्टिविटीज है, कौन कौन सी लाइबल है जीएसटी की, वो देख लेते हैं। सप्लाई ऑफ फूड बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट्स नॉट एडमिटेड। इन हाउस पेशेंट्स के लिए एग्जाम्पशन है सिर्फ, अगर हॉस्पिटल जो है वो अपने इन हाउस पेशेंट्स को फूड सप्लाई करता है तो एग्जाम्प्ट है। अगर कोई अटेंडेंट्स है, आउट पेशेंट्स है, या कुछ भी बाहर के लोग हैं, विजिटर्स वगैरह, अगर उनको खाना मिल रहा है तो ये टैक्सेबल है, पूरा टैक्सेबल है, तो ये टैक्सेबल है। लिख लेते हैं जी, पहला टैक्सेबल है। Transportation of passengers by non-air conditioned railways, non-air conditioned railways are always exempt, इसमें कभी टैक्स नहीं लगता ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के केस में। ये तो फ्लैट है, पता है, एग्जम्पशन है डायरेक्ट। सर्विसेज बाय ब्रांड एम्बेसडर बाय वे ऑफ फोक डांस परफॉर्मेंस वेयर कंसिडरेशन चार्ज। मेरे को एक बात बताओ, एंटरटेनमेंट सर्विसेज के अंदर जब भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसमें दो कैटेगरीज फॉलो करती हैं। एक तो आप कोई भी परफॉर्मेंस दे रहे हो, या तो आप क्लासिकल परफॉर्मेंस दे रहे हो। अगर आप कोई भी परफॉर्मेंस दे रहे हो तो यहाँ जीएसटी लगना ही लगना है, चाहे 1 रुपए की कंसिडरेशन है, 10 रुपए की कंसिडरेशन, जितनी भी। अगर क्लासिकल दे रहे हो तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप 1.5 लाख तक ले रहे हो, या 1.5 लाख से ज्यादा ले रहे हो। अगर आप 1.5 लाख से ज्यादा ले रहे हो तो जीएसटी लगेगा, और अगर आप 1.5 लाख से कम ले रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कितनी कंसिडरेशन है, 1,40,000, तो जीएसटी नहीं लगेगा जी नहीं। यहाँ पे एक नोट है, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के जो भी है ब्रांड एम्बेसडर हो, अगर आप ब्रांड एम्बेसडर हो तो ये 1,50,000 वाली कंडीशन रद्द हो जाती है। अगर आपने यहाँ पे 1 रुपए की कमीशन भी, 1 रुपए का कंसिडरेशन भी लिया बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर, तो आपको पूरे अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा। तो ये 1,40,000 जो भी है सारा का सारा टैक्सेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, आप ब्रांड एम्बेसडर हो, समझे? तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल, तो जी थर्ड भी टैक्सेबल है। आओ जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन इंडिया। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको देख के डर मत जाना कि एग्जाम्प्ट होगा, ये तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एयर से मंगवा रहे हो, अमीर खानदान, अमीर वालों को टैक्स लगता ही लगता जी, फोर्थ भी टैक्सेबल है। सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग स्टोरेज एंड वेयर हाउस ऑफ राइस। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो पैडी से राइस कन्वर्ट होने तक की जर्नी है
सिर्फ ये टैक्सेबल है। इसके बाद वेयर हाउसिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, राइस के रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज है सारी की सारी एग्जाम्प्ट है। तो यहाँ पे जो भी सर्विसेज सारी की सारी एग्जाम्प्ट है। तो टैक्सेबल कौन सी हुई, क्या पूछा था, इज लायबल टू जीएसटी 1, 3 एंड 4। ये रहा 1, 3 एंड 4, ठीक है जी। चलो कस्टम के क्वेश्चन शुरू हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स डिटरमाइंड अंडर रूल 4। रूल 4 के अंदर याद है ना कौन सा था, वो आइडेंटिकल गुड्स वाला, transaction value of identical goods. The transaction value of identical goods is sale at any commercial level. Any commercial level नहीं, identical goods हैं। identical goods में हम क्या देखते हैं, same commercial level देखते हैं। same commercial level, substantially same quantity, तभी मैच हो पाएगा ना, तभी हम कंसिडर कर पाएंगे। तो same commercial level तो ये तो नहीं है। The transaction value of identical goods is same at the same commercial level, ठीक है जी। And in any quantity, अरे any quantity substantially same quantity होना चाहिए। वन same commercial level and substantially the same quantity, अभी तक के लिए ठीक लग रहा है। द ट्रांजैक्शन वैल्यू एनी कमर्शियल लेवल, ये भी गलत है जी। आ जाओ, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है जी। सेफगार्ड ड्यूटी कैन नॉट बी इम्पोज। सेफगार्ड ड्यूटी कब नहीं लग सकती है, या तो इंडिविजुअल डेवलपिंग नेशंस 3% से ज्यादा नहीं हो रहे हैं, और अगर 3% से कम है और उन सबको क्लब कर दिया जाए तो 9% से ज्यादा नहीं हो रहे हैं। ये था ना द आर्टिकल विच इज नॉट मोर देन 3%, ठीक है। नॉट मोर देन 5% गलत, नॉट मोर देन 3% एंड डज नॉट एक्सीड 9%, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं दिया हुआ, 9% वाली बात नहीं लिखी हुई, जो 9% वाली बात यहाँ लिखी हुई है, तो ये हो गया। चलो जी, हमारे एमसीक्यू खत्म होते हैं। तो चलो मिलते हैं सब्जेक्टिव पार्ट में, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालो। चलो बाय।